नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं खबरों का पोस्टमार्टम। इसमें मैं बात करूंगा कैसे कांग्रेस का सूरज डूबता चला गया और चीन को भारत की किस बात से लगता है डर। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। पूरे देश में लगभग अस्तित्व खोती जा रही कांग्रेस का भारत के पूर्वी राज्यों में भी सूरज नहीं उगा। गुरुवार की जब सुबह हुई थी तो साफ हो गया था कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस के लिए कहीं कोई उम्मीद नहीं है। नागालैंड में कांग्रेस जीरो पर है, पहले भी जीरो पर थी पिछले चुनाव में, इस बार भी जीरो है। त्रिपुरा में पिछली बार 3 जीरो थी, इस बार 3 हो गई है, 3 सीट जीती है। मेघालय में 21 सीटें थी, 5 पर कांग्रेस सिमट गई है। वहीं मोदी की भाजपा त्रिपुरा में बहुमत के बूते तो बाकी 2 राज्यों में गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाने की ओर प्रयासरत है। 2 राज्यों में तो सरकार बनी रही है। कांग्रेस का ये गिरने का, खत्म होने का सिलसिला है, ये वर्ष 2014 के बाद से शुरू हुआ है। गिने चुने राज्यों को छोड़ दे तो देश की यह सबसे पुरानी पार्टी तेजी से सिमट रही है। देश में इस समय कुल 4033 विधायक हैं। इनमें से कांग्रेस के पास केवल 698 हैं। 8 साल में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से गिरकर 16% रह गई है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी का कोई विधायक है ही नहीं। 9 राज्यों में 10 से कम विधायक कांग्रेस के हैं। 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जो अब केवल 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। 2014 के बाद 53 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से केवल 12 भाजपा जीत पाई। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश हारा, हरियाणा हारे, जम्मू कश्मीर हारे, झारखंड हारे, महाराष्ट्र हारे, ओडिशा हारे और सिक्किम भी कांग्रेस ही चुनाव हारे। वर्ष 2015 में दिल्ली चुनाव हारा, 16 में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हारे, 17 में गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, यूपी और उत्तराखंड हारे, 18 में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना और त्रिपुरा हारे। वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश हारे, अरुणाचल प्रदेश हारे, हरियाणा हारे, उड़ीसा हारे और सिक्किम हारे। 20 में दिल्ली और बिहार हारे, 21 में असम, केरल, पश्चिम बंगाल हारे, 22 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात हारे। 23 में अब तक जो शुरू के 3 महीने इस वर्ष के में चुनाव हुए हैं त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में, ये भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई है। थोड़ा और विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी। 14 से पहले कांग्रेस की हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल में गठबंधन से, महाराष्ट्र में गठबंधन से, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में सरकार थी। इसके अलावा 14 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी। वो थे बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। उस वक्त 6 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस के 10 से कम विधायक थे। इनमें पांडिचेरी, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, बिहार और दिल्ली थे। एक राज्य केवल सिक्किम ऐसा था जहां उनका एक भी विधायक नहीं था। 2023 में स्थिति इतनी बदली कि केवल 6 राज्य, 11 राज्यों में सरकार थी, अब केवल 6 राज्यों में सरकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में ये सरकार के गठबंधन में शामिल है। विपक्ष के 14 राज्य थे, अब ये 9 राज्यों तक सिमट गई है। 9 राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है। इसमें असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में। अभी 9 राज्य ऐसे हैं जहां इनके 10 से कम विधायक हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, यूपी है और पांडिचेरी है। 5 राज्य आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां इनके 0 विधायक हैं, जहां इन पार्टी का खाता भी नहीं खुला हुआ है। कांग्रेस ने मोदी दौर में 331 विधायक गंवाए हैं, तो भाजपा ने 474 विधायक बढ़ाए हैं। मतलब 331 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हारी है और 474 पर भाजपा जीती है। 14 की मैं आपको बात बताऊं तो देश में कुल 30 विधानसभाएं थी। उस समय देश में 4120 विधायक थे। इनमें से कांग्रेस के 989 और भाजपा के 947 थे। हिस्सेदारी की परसेंटेज की बात करें
तो इसमें कांग्रेस की 24% हिस्सेदारी थी और भाजपा की 23% थी। अब 2023 की स्थिति क्या है? देश में कुल 30 विधानसभाएं हैं, 4033 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 668 हैं, भाजपा के पास 1421 हैं। हिस्सेदारी की बात करूं तो कांग्रेस की इसमें हिस्सेदारी 16% है और भाजपा की 35% तक पहुंच चुकी है। ये कांग्रेस का हाल था। अब आपको मैं बताता हूं, एक प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के रिश्तेदार लापता हैं। बिहार के नामी डॉक्टर संजय सिंह की गुमशुदगी देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये डॉक्टर यूपी के आईएएस और आईपीएस के रिश्तेदार हैं। उत्तर प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के साढ़ू और नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संजय कुमार रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। परिवार ने उनके अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार 1 मार्च की रात से लापता हैं। संजय कुमार बुधवार की रात 7 बजे घर से मुजफ्फरपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। डॉक्टर संजय कुमार की पत्नी प्रोफेसर सलोनी ने बताया कि रात को तकरीबन 7:45 बजे फ़ोन पर उनसे संपर्क हुआ था, बात हुई थी। उन्होंने कहा था वो जाम में फंसे हुए हैं। कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन किया गया, उसके बाद उनका फ़ोन कभी भी उठा ही नहीं। इसकी सूचना सलोनी कुमारी ने अपनी बड़ी बहन यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी डिम्पल वर्मा और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को दी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पटना के एसएसपी, मुजफ्फरपुर के एसपी को भी संपर्क किया गया। पटना के स्थानीय थाना पत्रकार नगर को लिखित सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने जानकारी दी कि उनकी गाड़ी महात्मा गांधी सेतु पुल नंबर 46 के पास खड़ी है। पुलिस ने गाड़ी को खोला और उसमें डॉक्टर संजय कुमार के दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मा हैं। डॉक्टर संजय कहाँ हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक हम यही सुनते आए हैं, यही जानते हैं, यही हमें बताया गया है या बताया जाता है कि चीन भारत से नहीं डरता और चीन हमेशा हम पर हावी होने का प्रयास करता रहता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां चीन को भारत से डर लगता है, या एक संस्था ऐसी है जिसका सदस्य भारत है और उससे चीन को डर लगता है। मैं बात कर रहा हूं क्वाड देशों की। भारत इस समय क्वाड देशों की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। वैसे तो क्वाड की बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन इस बैठक को देखकर सबसे ज़्यादा चिंता में चीन है। क्वाड दरअसल 4 देशों के बीच होने वाली सुरक्षा संवाद का एक ग्रुप है। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों के लिए एकजुट हैं। चीन इस ग्रुप का हमेशा से विरोधी रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि इसका गठन संस्था का चीन के गलत इरादों को देखते हुए किया गया है। हालांकि क्वाड के देश कहते हैं कि ये ग्रुप केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करने के लिए है। इसकी स्थापना लगभग 20 साल पहले हुई थी। क्वाड को तो 2017 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। तब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आई हुई थी। इस सुनामी ने भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुंचाया था और इसी समय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए थे। इस ग्रुप को सुनामी कोर ग्रुप के नाम से भी तब जाना जाता था। इसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। उद्देश्य पूरा होने के बाद ये ग्रुप बिखर गया था। क्वाड को बनाने का सबसे पहला विचार जापान ने दिया था। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहल तो की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समर्थन न मिलने से यह गठबंधन नहीं बन पाया। 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपना विचार बदला और क्वाड अस्तित्व में आया। इसकी वर्ष 2004 में सुनामी के बाद शुरुआत हुई थी। 2017 में जापान ने विचार रखा। चीन और रूस तब इसके विरोध में थे। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मानने के बाद इस संस्था का गठन हो गया था। 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और यह बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी। 2020 में जापान के टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई। इसी साल चारों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया। 2021 में पहली बार क्वाड देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। 22 में टोक्यो में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 23 में ऑस्ट्रेलिया में
अगला शिखर सम्मेलन होगा। चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छुपी नहीं है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व चाहता है और क्वाड को इसी पर नकेल के तौर पर देखा जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की दखल पर चीन हमेशा आग बबूला रहता है और इस समूह को वो एशियाई नाटो बताता है। चीन की इसी आक्रामकता को देखते हुए समान सोच वाले ये 4 देश आपस में एकजुट हुए हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ खास खबरें। भारत से भगोड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया है। माल्या ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली है, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त होने का रास्ता साफ हो गया है। विजय माल्या ने एक याचिका दायर करके भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कहा कि उन्हें अपने क्लाइंट की इससे कोई जानकारी नहीं मिल रही है, वे खुद अंधेरे में हैं, इसलिए माना जा रहा था कि ये होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 58 साल बाद अदालत लगी। अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई। नोटिस 2004 का है। तब पुलिस की पिटाई से विधायक सलिल बिश्नोई के पैर की हड्डी टूट गई थी। 58 साल बाद यूपी विधानसभा में अनोखा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर अदालत लगी। कटघरे में खड़े हुए 6 पुलिसकर्मी। विधानसभा ने करीब 2 दशक पुराने मामले में तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल बिश्नोई द्वारा विशेष अधिकार हनन के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस वर्ष 2004 का है। यूपी विधानसभा को आज अदालत में तब्दील कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की कैद का प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर सतीश महाना ने इस फैसले की घोषणा की। महाना ने कहा कि पुलिसकर्मी आधी रात तक विधानसभा भवन के एक कमरे में कैद रहेंगे। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं जैसी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सजा पर फैसला होने के बाद मार्शल सभी पुलिसकर्मियों को सदन से लॉकअप में ले गए। इससे पहले विधानसभा में 1964 में इसी तरह की अदालत लगी थी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपियों के कारावास का प्रस्ताव सदन के सामने रखा, जिस पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग के दौरान सपा के विधायक मौजूद नहीं थे। बाकी बचे सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया। मंत्री के प्रस्ताव से स्पीकर ने सहमति जताई और आरोपियों को 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई, लेकिन इससे पहले उन्होंने आरोपियों से अपना पक्ष रखने की बात कही। इस पर अब्दुल समद ने सदन से माफ़ी मांगी। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। 1 दिन के लिए साधारण कारावास का दंड दिया जाए। अतः आदरणीय सदन की उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन के लिए तारीख बदलने तक विधानसभा के लॉकअप में रखा जाए। इस मामले में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद, जो कि अब रिटायर्ड हैं, तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर श्रीकांत शुक्ला, तत्कालीन उप निरीक्षक त्रिलोकी सिंह, कांस्टेबल छोटेलाल यादव, विनोद मिश्र और मेहमान सिंह को माफ़ी मांगने के चलते उनके आचरण व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मामला 2004 का है। कानपुर की जलूलगंज सीट से भाजपा के तब के विधायक सलिल बिश्नोई ने 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि 15 सितंबर 2004 को वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहर में बिजली कटौती से त्रस्त जनता की परेशानी संबंधित ज्ञापन डीएम को देने जा रहे थे। तभी क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें लाठी से पीटा और गालियां दी। जब उन्होंने विधायक के रूप में परिचय दिया तो अब्दुल समद ने कहा, मैं बताता हूं कि विधायक क्या होता है। पिटाई से बिश्नोई के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 21 फरवरी को सेक्टर 23 गाजियाबाद में एक ज्वेलरी शॉप पर लूट का प्रयास किया गया था। इस घटना में 8 आरोपी शामिल थे। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। सर, एक डकैती के प्रयास का खुलासा किया है, बदमाश पकड़ेंगे, क्या है पूरा मामला?
देखिए, दिनांक 21 फरवरी को जागृति विहार थाना बापूधाम में डकैती का प्रयास करा गया था सराफे के साथ। इसका आज सफल अनावरण हो गया है। कल देर रात्रि जब हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कूटी सवार इस घटना में इन्वॉल्व 2 लोग जा रहे हैं, तभी हमने उनको रोकने के लिए बोला और वो रुके नहीं और उसमें पुलिस पे उन्होंने फायर करा। जवाबी आत्मरक्षा फायर में पुलिस ने गोली चलाई तो इसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई जिसका नाम शिवा पुत्र कल्लू है, जो कि कुम्हारवाली गली मुरादनगर का रहने वाला है। गौतम बुद्ध नगर के कई इलाके राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए कत्लगाह बन गए हैं। ऐसे ही एक मामले में एक मोर सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। लोग उसको लेकर थाने पहुंचे। वहां मौजूद अपर उपायुक्त भारती सिंह ने खुद मोर की मरहम पट्टी की। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह का मानवीय चेहरा उस समय देखने को मिला जब वो थाना सेक्टर 113 का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। उसी समय एक घायल मोर को लेकर कुछ लोग थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी अज्ञात वाहन ने मोर को टक्कर मार दी है, जिस वजह से वो मरणासन स्थिति में है। थाने में मौजूद भारती सिंह ने तुरंत उपचार किट मंगाई और उन्होंने घायल मोर का खुद उपचार किया। अपर आयुक्त ने वन विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाया और घायल मोर को उनके सुपुर्द किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पिछले दिनों मसूरी थाना क्षेत्र में गोकशी की बड़ी घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से गोकशी का उपकरण, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। इनके 4 साथी अभी भी फरार हैं। कल दिनांक 2 मार्च को एक सूचना मिली। मुखबिर के अनुसार जेल चौकी क्षेत्र में कुछ गौ तस्कर गौकशी करने के फिराक में थे। पुलिस ने मौके पे जाके साजिद पुत्र फकीरा, जो कि डासने का रहने वाला है, और मुजम्मिल पुत्र सिराजुद्दीन, जो मुरादनगर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार। यूपी के सभी महानगरों, नगरपालिका, नगर परिषद में होली के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होना है। इसके लिए गाजियाबाद में विशेष बैठक की गई। बैठक में कूड़ा उठाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। होली के बाद स्वच्छ सर्वेक्षण होने जा रहा है। एक साथ ही यूपी के सभी महानगरों में सर्वेक्षण की टीम जाएगी। इसकी तैयारी के लिए राज्य भारत स्वच्छ मिशन की निदेशक नेहा शर्मा ने बैठक ली। बैठक में नगरायुक्त नितिन गौड़ और जिले के निकाय संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे। कई घंटे इस चली बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि वह स्वच्छ सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। होली के बाद प्रदेश के सभी महानगरों, नगरपालिका परिषद, नगरपालिका, नगर पंचायत में सर्वेक्षण की टीम जाएगी। इस बार कंपोनेंट में चेंज किया गया है। पहले सर्वेक्षण 7500 अंक का होता था, लेकिन इस बार 9500 अंक का होगा। इसमें करीब 4500 नंबर तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और उसके प्रोसेसिंग के ही होंगे। राज्य स्वच्छता मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने गाजियाबाद की स्वच्छता की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान नगर आयुक्त की ओर से बताया गया कि सर्वेक्षण को लेकर क्या क्या तैयारी चल रही है, कितना कूड़ा रोज जनरेट होता है, शहर में कितनी गाड़ियां हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होटल वेस्टव्यू में हुए इस समारोह में ट्रांसपोर्ट के व्यापार से जुड़े अनेक लोगों ने शिरकत की। यहाँ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनकी लोगों ने सराहना की। तो आज के लिए बस इतना ही। पोस्टमार्टम, खबरों का पोस्टमार्टम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए युग करवट चैनल देखिए और विस्तृत रूप से जानकारी करने के लिए युग करवट समाचार पत्र पढ़िए। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।